नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो मैंने पहला अध्याय आपको पढ़ा चुका था, उसका हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूं। यानी कि पहले अध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या संभावित बनने के चांस हैं, उन प्रश्नों को मैं कुछ वीडियो में कवर करूँगा। तो ये हमारा पहला वीडियो है जो अभ्यास से संबंधित है पहले अध्याय के। ठीक, तो याद रखिएगा, पहला हमारा जो अध्याय था शिक्षण कौशल के अंतर्गत वो था शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल था। तो उसको मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसके संबंधित प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का पार्ट है। यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। तो हम सीधे अपने प्रश्नों पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर पहले की। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि शिक्षण विधियों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनके आधार पर उचित प्रश्नकूट का चयन करें। ठीक, तो उचित प्रश्नकूट आपको चयन करना है। इसमें से कौन कौन शिक्षण विधियों के अंतर्गत सही है। ठीक, तो पहला कूट कह रहा है कि वह प्रणाली जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को छात्रों तक संप्रेषित करता है, शिक्षण विधि कहलाता है। तो एकदम सही बात है कि शिक्षण विधि उसी को कहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के सामने संप्रेषित करता है। दूसरा, शिक्षण विधि एवं युक्ति परस्पर पर्याय है। देखिए, शिक्षण विधि एवं युक्ति परस्पर पर्याय नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है। और तीसरा विकल्प है, युक्तियाँ किसी शिक्षण विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं हो सकती। ये भी ऑप्शन सही है। तो आगे चलते हैं विकल्प पर, क्या विकल्प कह रहा है। तो चलिए, देखिए, इसका विकल्प जो होगा वो होगा सी वाला विकल्प सही, यानी कि पहला और अंतिम वाला जो है सही विकल्प है शिक्षण विधियों से संबंधित। उसकी थोड़ी व्याख्या भी समझ लेते हैं कि व्याख्या क्या कहता है। देखिए, व्याख्या करा कि वह प्रणाली जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को छात्रों तक संप्रेषित करता है, शिक्षण विधि कहलाता है। पहली चीज, अर्थात जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। यानी कि युक्तियाँ विधि थोड़ी होती हैं। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती है, किसी विधि का, किसी तरीके का अंग हो सकती हैं, लेकिन संपूर्ण विधि नहीं हो सकती। ये बात कहा गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा यही बात कह रहा था। और एक ही युक्ति अनेक विद्यार्थियों में प्रयुक्त हो सकती है। मतलब एक ही युक्ति जो है अनेक विद्यार्थियों में प्रयुक्त हो सकती है, ये बात है। शिक्षण विधि एवं युक्ति परस्पर पर्याय नहीं हो सकती। ये दूसरा विकल्प कर रहा है कि शिक्षण विधि एवं युक्ति परस्पर पर्याय नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन सी वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का संबंध किस शिक्षण विधि से है। तो मूर्त यानी जो हमें दिखाई देता है, उसके बाद जो अमूर्त है यानी कि हमको नहीं दिखाई देता है, वह सूत्र इस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो यह जो सूत्र है वह आता है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विधि के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण की एक विधि है, इसका अन्य नाम क्या है। तो देखिए, प्रश्नोत्तर विधि को किसने दिया था, तो सुकरात ने दिया था, तो उसको सुकराती विधि भी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि महात्मा गांधी प्रदत्त बुनियादी तालीम या वार्धा शिक्षा योजना आधारित है। तो इनकी जो वार्धा शिक्षा योजना थी या बुनियादी तालीम योजना थी, वो किस पर आधारित थी। तो देखिए, गांधी जी सीधी बात करते थे, करके सीखने, यानी स्वयं अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान ज़्यादा अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा, गांधी से संबंधित है, चौथा का सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि वह कौन सी विधि है जो स्वयं ज्ञान निर्माण पर अधिक जोर नहीं देती। वह कौन सी विधि है जो स्वयं ज्ञान निर्माण पर जोर नहीं देती है, वह विधि कौन सी है। तो देखिए,
प्रोजेक्ट विधि है, ये स्वयं ज्ञान निर्माण पर जोर देती है, करके सीखना भी है और शोध करके शोध विधि भी है। तो ये जो व्याख्यान विधि है यह स्वयं ज्ञान निर्माण पर अधिक जोर नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा का नहीं पूछ रहा है तो बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर छठवां, पांचवा ही है ये, तो ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो, क्या होना चाहिए भैया, कि जो शिक्षार्थी चाहे, प्रश्न पहले ढंग से पढ़िएगा। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, यानी कि समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले उसके विद्यार्थी, तो उसके लिए विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्य पद्धति, और बी प्रत्यास्मरण रटना और समझाना, ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रिल और अभ्यास, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है पूछ तर्क करना और निर्णय लेना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा छठवां का। चलते हैं आगे। अब इसकी कुछ व्याख्या है इस प्रश्न की, तो उसको समझ लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, देखिए, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को पूछने, तर्क करने और निर्णय लेने जैसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए, क्योंकि किसी समस्या के समाधान के लिए प्रश्न पूछना तथा उत्तर मिलने पर तर्क करना व तर्क के बाद उपयुक्त निर्णय लेना सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा छठवां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वां पर। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है, इसको छोड़, इसका ऑप्शन दूसरे पेज में भी है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा किस कथन से संबंधित है, इसको संबंधित करना इस विकल्प में। पहला है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, एकदम सही बात है भाई। अब चलते हैं अगले विकल्पों पर। अगला विकल्प कह रहा है कि बी वाला विकल्प कि अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशलों में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। सी वाला विकल्प करते परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। और डी वाला विकल्प शिक्षक सूचना और प्रतिकार्य के प्रवर्तक होते हैं। शिक्षक सूचना और प्रतिकार्य के प्रवर्तक होते हैं, ये तो गलत है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य होता है, ये भी गलत है। आंतरिक बाह्य दोनों होता है। और बी वाला अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशलों में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, ये भी ऑप्शन उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प नंबर पहला, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। ये ऊपर चला गया। प्रश्न नंबर 8वें पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रवक्ता प्राक्कल्पना डैश डैश के लक्ष्य है। व्याख्या अनुमान और अथवा, और या अथवा एक ही चीज़ है, नियंत्रण प्राक्कल्पना डैश डैश के लक्ष्य हैं। तो किसके लक्ष्य हैं व्याख्या अनुमान। तो देखिए, ये जो व्याख्या और अनुमान जो है यह वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक। ये निगमात्मक के अंतर्गत नहीं आएगा, आगमनात्मक तर्कण के अंतर्गत नहीं आएगा, पारंपरिक तर्कण के अंतर्गत नहीं आएगा। ये वैज्ञानिक पद्धति है। व्याख्यान अनुमान और नियंत्रण जो है, प्रकल्पना जो है, ये वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है 8वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां पर। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि अंतःपरक अनुदेशन है। अंतःपरक अनुदेशन क्या है। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना है। तो
तो जो अंतःपरक अनुदेशन होता है वह होता है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9वां काम अंतःपरक अनुदेशन, ठीक याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जाएगा कि एग्जाम में संभावना इसकी है। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना है अंतःपरक अनुदेशन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद अगला वीडियो भी जो आएगा वो भी 10 प्रश्न होंगे, यानी कि 3 वीडियो प्रैक्टिस सेट आएगी। पहले अध्याय से संबंधित 30 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे संभावित प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। प्रश्न नंबर 10 करा के निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यानी कि याद रखिएगा व्यक्तिनिष्ठ विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधि को हम अंतदर्शन विधि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10वां का, ठीक। इसको आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं, अंतदर्शन विधि को, ठीक। अपने आप को क्या करना होता है, देखना, झांकना, अपने अंदर की कमियों को निकालना, उसको उजागर करना, यही अंतदर्शन विधि कहलाती है, ठीक। तो ये थे 10 प्रश्न शिक्षण कौशल के अंतर्गत अध्याय 1 से संबंधित। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो भी 10 प्रश्न होंगे और 11वें प्रश्न से वो स्टार्ट किया जाएगा। तो 30 जो संभावित प्रश्न है अध्याय नंबर 1 से, उसको मैं आपको कवर कराऊंगा। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत 10 नंबर का जो पाठ है मैं उसको आप लोगों को करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।